जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार है, पसंद आने वाले, मजा आ जाएगा आप लोगों को आज के वीडियो में। पहला है मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? निकिता पोरवाल बनी है। उज्जैन मध्य प्रदेश की रहने वाली है और ये अब मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन होगा उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे निकिता पोरवाल। उसी तरह से मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 किन्होंने जीता था? रिया सिंघा ने, जो कि अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली थी। और ये 73वां मिस यूनिवर्स 2024 जो कि मैक्सिको में होगा 16 नवंबर 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा मैक्सिको में। तो इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे रिया सिंघा मिस यूनिवर्स कंपटीशन में। आशा करता हूँ आवाज़ क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड क्लियर आ रही होगी, कमेंट में अगर बताइएगा आवाज़ क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ये कौन सा क्षेत्र है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि असम में है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। तो पहला कौन सा है? पहला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 तरह की 446 किस्म की तितलियां पाई गई हैं। इसके बाद इसे देश का दूसरा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। तो एक बार तितली की बात चली है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट के राजकीय तितलियां कौन कौन सी है। स्टेट की राजकीय तितली यहाँ 3 मैंने नाम लिखा है, परंतु नेक्स्ट स्लाइड पे सभी को एक जगह मैंने रखा है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये तितलियों का नाम है, स्टेट का नाम मैं बताता चल रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए पहला नाम है ब्लू ड्यूक। ब्लू ड्यूक सिक्किम राज्य की राजकीय तितली, स्टेट बटरफ्लाई है। दूसरा ब्लू मॉर्मोन, यह महाराष्ट्र का राजकीय तितली है। तीसरा है कैसर ए हिंद, यह अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली है। मालाबार ट्री निम्फ, ये गोवा का राजकीय तितली है, गोवा का ये राजकीय तितली है। ब्लू पैंसी, ये जम्मू कश्मीर का राजकीय तितली है। सह्याद्री बर्ड विंग, ये कर्नाटक का है, कर्नाटक का राजकीय तितली है। मलाबार बैंडेड मोर, ये केरल का है, केरल का यह है। तमिलियोनम, नाम से ही पता चल रहा है तमिलनाडु का है। कॉमन वर्डविंग, ये त्रिपुरा का है, कॉमन वर्डविंग त्रिपुरा का है। कॉमन पिकॉक, यह उत्तराखंड का है। कॉमन पिकॉक को और किस नाम से जानते हैं? सामान्य मोर, सम्राट मोचन, चीनी मोर, इस नाम से कॉमन पिकॉक को जानते हैं, जो कि उत्तराखंड का राजकीय तितली है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइएगा। नोबेल पुरस्कार का हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया है, तो इस बार रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ मैं स्लाइड आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। किस फील्ड में मिला है, नाम कौन कौन से वैज्ञानिक है, किस देश के वैज्ञानिक है और किस लिए मिला है, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे मेडिसिन का माइक्रो RNA और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन के लिए इनको पुरस्कार मिला है। और लिटरेचर का जो पुरस्कार मिला है इंसानी जीवन की कठिनता पर लेखन के लिए, लिटरेचर का पुरस्कार साउथ कोरिया की हांगकांग को मिला है। तो इसको मैंने सीरीज वाइज जिस तरह से घोषणा होती है उस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया है। घोषणा अक्टूबर के शुरू महीने में होती है और वितरण जो पुरस्कार वितरण नोबेल पुरस्कार जो दिया जाएगा 10 दिसंबर को 2024 में दिया जाएगा। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, उस दिन यह पुरस्कार का वितरण किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक प्रश्न है। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा, कौन सी कंपनी करेगी? BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना होती है वेल की 1964 में। ये जो बुलेट ट्रेन बनेगी कहाँ से कहाँ तक चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद के बीच यह चलेगी। कंप्लीट भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन है, इसलिए ध्यान रखना है। कंपनी का भी नाम हो सकता है, इसका हेडक्वार्टर, स्थापना दिवस और कहाँ से कहाँ तक चलेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 रबी फसलों को केंद्र सरकार द्वारा MSP में वृद्धि की गई है। रबी फसल कौन कौन सी? ये 6 है, जौ, चना, गेहूं, मसूर दाल, सरसों, कुसुम। जिनमें की प्रश्न यहाँ क्या बनेगा, और ये 2025-26 के लिए जारी किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2025-26 के लिए इसे जारी किया गया है, 2025-26 के लिए। इनमें प्रश्न क्या बनेगा? तो 6 तो है, नाम भी आ सकता है।
तो सबसे अधिक किस फसल पर, किस रबी फसल पर एमएसपी की वृद्धि की गई है? सबसे अधिक किस में वृद्धि की गई है? तो सरसों पर, तिलहन पर सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई सरसों पर, जिसमें कि सरसों को 5,650 प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 5950 प्रति क्विंटल कर दिया गया। मैंने यहाँ 1000 कहा था गया, तो उसको 100 समझ लीजिए। 5650 प्रति क्विंटल से 5950 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, यानी कि 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रति क्विंटल 300 रुपये बढ़ाया गया, सबसे अधिक इस पर बढ़ाया गया। सबसे कम किस पर वृद्धि की गई है? तो जौ पर सबसे कम वृद्धि की गई है। 1850 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 1980 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इस पर वृद्धि की गई 130 रुपये की, 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार 22 फसलों पर एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करती है। 22 फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करती है। और एक फसल है गन्ना, गन्ना पर एफआरपी लागू होता है, जिसका कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं। एफआरपी ये लागू होता है गन्ना पर। तो ये भी ध्यान रखिए, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि गन्ने पर क्या लागू होता है या फिर किस पर एमएसपी लागू नहीं होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो गन्ने का ऑप्शन में रहेगा ही, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपको हेल्पफुल है, तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी के साथ है, मज़ा आ जाएगा इसमें। ओरछा, भेड़ाघाट, मांडू का डोजियर यूनेस्को को सौंपा गया है 2027-28 के लिए। किस लिए? केंद्र सरकार ने इसकी अनुशंसा की है। टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने यूनेस्को को अनुशंसा की है। किसको? ओरछा, भेड़ाघाट, मांडू, ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के ये ऐतिहासिक समूह, ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें कि ओरछा के ऐतिहासिक समूह को यूनेस्को में 2027-28 के लिए अनुशंसा की गई है। टेंटेटिव लिस्ट में डालने के लिए, इसको शामिल करने के लिए अनुशंसा की गई है। ओरछा का ऐतिहासिक जो समूह है, यह बेतवा नदी किनारे स्थित है। ओरछा कहाँ है? मध्य प्रदेश के बेतवा नदी किनारे स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ओरछा में जो ऐतिहासिक समूह है, ऐतिहासिक स्थल है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर, अमर महल, ओरछा किला परिसर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये ओरछा में के ऐतिहासिक स्थल हैं। और इनमें से एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ओरछा में स्थित है, राम जी का मंदिर है, जहाँ की राम जी को राजा के रूप में पूजा की जाती है। ओरछा में एक ऐसा मंदिर है जहाँ की राम जी को राजा के रूप में पूजा की जाती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इस पॉइंट को दे दिया जाएगा और कहाँ स्थित है ये पूछा जा सकता है। तो ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला प्रमुख रुद्र प्रताप द्वारा की गई थी। ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में। ओरछा अगर यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हो जाता है, यूनेस्को धरोहर लिस्ट में शामिल हो जाता है, तो ओरछा भारत का एकमात्र ऐसा स्थल होगा जो कि राज्य द्वारा संरक्षित है। राज्य द्वारा संरक्षित है, ये मैंने कहा, तो ध्यान रखिएगा। राज्य द्वारा संरक्षित एकमात्र स्थल कौन सा है? अगर शामिल होने का प्रश्न बनता है तो ओरछा हो जाएगा। एक बार यहाँ एक भूल सुधार है। कल एक भूल से मैंने यूरोपा क्लियर यहाँ लिख दिया था, परंतु ये क्लीपर होगा। यूरोपा क्लीपर मिशन। यूरोपा क्या है? जो कि बृहस्पति का, जुपिटर का उपग्रह है। इसको लॉन्च किया गया, इस मिशन को, नासा द्वारा। तो यूरोपा क्लीपर, इसे सुधार लीजिए, क्लियर नहीं होगा। मैंने कल क्लियर लिख दिया, CLEAR लिख दिया, जो कि गलत है। क्लीपर हो जाएगा। ये भूल सुधार, इसे भी सुधार कर लीजिएगा। गलती से गलती हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ। यह भी इम्पोर्टेंट है। पहला है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। यह 6 दिन का महोत्सव है। 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। अनेक देशों के कलाकार इस महोत्सव में भाग लेंगे। अलग अलग देशों के कलाकार इस महोत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे। संगीत नृत्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्षा हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, इसे भी ध्यान रखना है।
इस नाम को भी। संगीत नृत्य अकादमी की अध्यक्षा कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेचा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये बहुत जबरदस्त है। आपने जो थंबनेल में देखा है कंकाल झील, उसके बारे में, कंकाल झील के बारे में पढ़ते, कंकालों का झील कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, जिसे कि रूपकुंड झील कहते हैं। रूपकुंड नाम से ही प्रसिद्ध है रूपकुंड झील के, परंतु इसे कंकालों का झील भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण यह जो झील है सिकुड़ती जा रही है, छोटी होती जा रही है। यह कहाँ स्थित है? गढ़वाल क्षेत्र के, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के त्रिशूल पर्वत है। 3 पर्वतों की श्रृंखला जो कि त्रिशूल की तरह दिखती है। त्रिशूल पर्वत की तलहटी में यह पेरी ग्लेशियल झील है। पेरी ग्लेशियर झील, इस पॉइंट को भी, नाम को भी ध्यान रखिएगा, यह पेरी ग्लेशियर झील है। तो यह कंकालों की जो बात है ये क्या है? तो पहले कहा जाता है, जैसे रिसर्च में आया है, कि पहले इस क्षेत्र में हिमपात हुआ करते थे, परंतु अब क्या होता है, वर्षा हो रही है। वर्षा होने के कारण दूर दूर के क्षेत्रों के जो कचड़े हैं वर्षा के पानी के साथ बहकर आकर इस झील में गिर रहे हैं, और इससे झील में कचरा भरता जा रहा है, झील छोटी होती जा रही है। ये कचरा कारण है, छोटा होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही, जलवायु परिवर्तन के कारण ही वहाँ पहले हिमपात होते थे, परंतु अब वर्षा हो रही है। ये एक कारण, इसी कारण कहा जा रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब हो रहा है। अब वहाँ जो कंकाल मिले हैं, कंकालों का झील जो मिला है, कंकाल कहा जाता है कि बहुत साल पहले वहाँ कंकाल पाए गए थे झील में, मानव कंकाल। वो कंकाल कैसे? मानव कंकाल पाए गए थे। तो रिसर्च के बाद जो कार्बन डेटिंग जो रिसर्च होती है, रिसर्च करने के बाद उनको जेनेटिक्स देखा गया, तो अलग अलग समूह के लोगों के कंकाल पाए गए हैं। यानी कि कुछ समूह पाया गया जो दक्षिण एशिया के लोगों को जेनेटिक होता उनसे मिलता जुलता है, और एक समूह का जो जेनेटिक पाया गया वह भूमध्य सागर में एक द्वीप है, क्रीट, यानी कि यूरोपीय क्षेत्र का क्रीट एक द्वीप है भूमध्य सागर में, वहाँ के लोगों के जेनेटिक्स से मिलता जुलता पाया गया है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। जबरदस्त जानकारी है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। 2 मल्टी पावर वेसल प्रोजेक्ट के तहत पहला शिप इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। पहले शिप का नाम क्या है? समर्थक, जो कि मल्टी पावर वेसल प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पस वाला शिप है। समर्थक, नाम को ध्यान रखिएगा, समर्थक। इसका निर्माण किसने किया? लार्सन एंड टूब्रो ने किया है। और इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? कट्टुपल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। इसका लागत क्या है? लागत है 2642 करोड़ रुपये का लागत है यह। इस पर काम क्या होगा? तो इस पर गंगा नदी पर एक पुल बनाया जाएगा। कैसा पुल होगा? रेल सह सड़क पुल। रेल और सड़क दोनों पुल होंगे एक साथ से। जैसे सोन नदी पर एक पुल है, सोन नदी पर कोइलवर में, आरा कोइलवर में, कि नीचे सड़क चलती है और ऊपर रेल चलता है सोन नदी के ऊपर में। तो हो सकता है उस तरह से हो, या फिर अलग डिजाइन से एक साथ रेल सा सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा गंगा नदी पर। इससे क्या होगा? उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ की आवाजाही, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्यों की आवाजाही सुगम हो जाएगा इस पुल से। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।